अब आहट सभ्यता में हम निवास स्थानों की बात करें तो उसके बारे में हम देखेंगे कि आहड़ के विशाल टीलों को देखने से ये प्रतीत होता है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा समृद्ध नगर था। यह नगर पास में बहने वाली एक छोटी सी नदी जिसको आहड़ नदी बोलते हैं उसके तट पर यह बसा हुआ था, उदयपुर में। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन आहड़वासी पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे, जिनमें सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी। यहाँ मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़वासी सुपरिचित थे। इनके इनकी जो नालियाँ प्राप्त हुई हैं उसके अंदर कई फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे बना दिए जाते थे, जिसको सोक पिट्स बोलते हैं, जिसके अंदर गंदा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो आहड़ की खुदाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, से मिलते जुलते विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृदभांड भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि यह कहना अत्यंत कठिन है कि यह संपर्क किस दिशा से और किस साधन के द्वारा हुआ। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मृदभांडों की है, मिट्टी के बर्तनों की। यहाँ से प्राप्त लाल काले रंग के बर्तनों से पता चलता है कि आहड़ लाल काले मृदभांड वाले संस्कृति का एक प्रमुख प्रमुख केंद्र था। ऐसा है कि हमारे इतिहास में हमने जो भारतीय इतिहास की बात करें तो मृदभांडों से भी हमने संस्कृतियों का विभाजन किया है। लाल काले मृदभांड, तो इसी प्रकार से पीले मृदभांड, तो ऐसे कई मृदभांडों से कालखंड का हमने निर्धारण किया है। तो जो लाल काले मृदभांड वाली जो संस्कृतियां हैं उसका प्रमुख केंद्र था आहड़। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के एवं बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था। चाक समझते ही, अब चाक पे बर्तन बनाए जाते हैं। यद्यपि खुदाई में किसी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ है, किंतु बर्तनों पर भूसे व धान के चिन्हों से संभव है कि पुरातत्ववेत्ता भविष्य में उस धान की किस्म का भी पता कर लेंगे जिनसे आहड़वासी परिचित थे। खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी गड़े हुए मिले हैं, जहाँ यहाँ की लोकल जो बोलचाल की भाषा है उसमें इसको गोरे और कोट कहा जाता है, गोरे या कोट कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था, जिससे आहड़ की समृद्धि का हमें पता चलता है। ऐसा भी पता चलता है, जो संकेत मिले हैं उससे, कि ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 1000 ईस्वी के काल में आहड़ वासियों का विदेशों से भी संबंध था, विदेशियों से, विशेषकर ईरान से। अब मुद्राएं मोहरों की बात करें तो आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। हालांकि मुद्राएं स्पष्ट नहीं है। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरी में अपोलो खड़ा हुआ दिखाई गया है। अपोलो एक ग्रीक देवता है। ग्रीस एक देश है, यूनान, वहाँ का देवता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो यूनान है उससे भी यहाँ की सभ्यता का संपर्क जरूर रहा होगा। अपोलो जो देवता है उसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि जो कुछ लिखा हुआ है उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी माना गया है। उत्खनन में कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें राम सैकाश, जिसको चर्ट बोलते हैं, और स्फटिक क्वार्ट्स, स्फटिक को हम क्वार्ट्स बोलते हैं, ये मुख्य है। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ के जो मकानों की सुरक्षा तथा सुंदरता के लिए स्फटिक पत्थरों के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा दिए जाते थे। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते थे, जिनका उपयोग छीलने, छेद करने तथा काटने में किया जाता था। यद्यपि ये औजार लघु आकृति के हैं और इनकी आकृति भी काफ़ी बेडौल है, परंतु इनके किनारे काफ़ी धारदार दिखाई देते हैं। गीली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफ़ी उपयोगी रहे होंगे।